हेलो टेंथीज, वेलकम टू योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन। आज हम देखने वाले हैं पोएट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारी पोएम्स फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक से ही है, तो we'll look at one or two questions from every chapter that you should know in order to score well in your board exams. Let's get started. पहला है डस्ट ऑफ स्नो से पहली पोएम। थीम क्या है डस्ट ऑफ स्नो की? एंड फॉर ऑल क्वेश्चंस रिमेंबर थीम, सेंट्रल आइडिया, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। थीम या सेंट्रल आइडिया, ये दोनों टर्म्स यूज हो सकती है जानने के लिए कि जो मेन मैसेज है पोएम का क्या है, आखिर पोएट कहना क्या चाह रहा है। डस्ट ऑफ स्नो में हमें देखने को मिलता है कि नेचर के थ्रू जो पोएट है उसका मूड चेंज होता है, बुरे से अच्छा होता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जो चीजें पोएट का मूड चेंज करती हैं उनको अक्सर हम नेगेटिव सिंबल्स मानते हैं, नेगेटिविटी से एसोसिएट करते हैं। लेकिन इन दिस केस वो नेगेटिव सिंबल्स ने पॉजिटिव इंपैक्ट किया है पोएट की लाइफ पे। इसीलिए ये एक तरीके से जो हमारी मान्यताएं हैं, सुपरस्टिशंस है, उन पर भी एक तरीके की कमेंटरी है कि हम जो मानते हैं जरूरी नहीं है कि वो सच हो। और कोई भी नेचर की बनाई हुई चीज या नेचर में एग्जिस्ट करती हुई चीज इनहेरेंटली अच्छी या बुरी नहीं होती है। हम उससे कैसे इंटरैक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। It's the transformative power of nature. It shows how even a small incident in nature can have a profound impact on a person's mood and outlook on life. The poet who is feeling sad and regretful experiences a sudden change in mood when तो ये यहाँ तक हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि पोएट की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी उसको वो मोमेंटरीली कैसे भूलता है बिकॉज ऑफ बीइंग इन नेचर। ठीक है, this simple natural act makes him realize that a small moment of beauty can lighten one's spirits and help one's life more positively. Now ये आंसर जो है ये ना ही एकदम शॉर्ट है ना ही लॉन्ग है। ठीक है, अगर आपको इसको शॉर्टर बनाना है, आपको ये बता दूं, तो आप इसको समवेयर हियर एंड कर सकते हैं। अगर आपको इसको लॉन्गर बनाना है, देन द होल नेगेटिव सिंबल्स हैविंग अ पॉजिटिव इंपैक्ट वाली बात, उसको आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। व्हाट साइड ऑफ नेचर डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? अब वो बात आपको कैसे एड ऑन करनी है आपको इस आंसर के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जनरली क्रो एंड हेमलॉक सिंबलाइज द डार्कर एंड ग्लूमियर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। क्रो अनलकी माना जाता है एंड हेमलॉक इज सपोज्ड टू बी पॉइजनस। However, Robert Frost uses them ironically, मतलब उल्टे तरीके से, to convey that even elements associated with negativity can bring positive change. So, negativity, positive, ये buzzwords आपको इस poem से related पता होने ही चाहिए. This reflects the poet's belief that nature, in all its forms, pleasant or unpleasant, has the power to uplift human emotions. Okay, now another question from Dust of Snow, because this is a very important poem. Our mental condition depends on our surroundings, explained with reference to the poem Dust of Snow. So here again it's a different way of asking कि कैसे हम अपने आप को जिन चीजों से सराउंड करते हैं वो हमारे को चेंज कर सकता है। A lot of people when they are feeling sad or depressed like to run off to the mountains or to a beach. वो उनको अच्छा लगता है, उससे उनको पॉजिटिविटी आती है। So now in this case, being surrounded by nature is what the poet is suggesting has a positive impact on the poet himself. So यहाँ पर इसको लिखते हैं इस तरीके से, the poem beautifully shows how our mood and emotions are influenced by the world around us. At the beginning, the poet feels gloomy. हमें कैसे पता है कि poet gloomy feel कर रहा है? Of the day I rued, he uses the word rude. All right? तो एक दिन था जिसको मैं पछता रहा था, I regretted this day, it was so bad, and suddenly वो दिन थोड़ा अच्छा हो गया एक small act of nature से. So he felt gloomy and disheartened. However, simple act in nature changes his outlook completely. This shows that even a small, unexpected event in our surroundings can refresh our mind and help us overcome negativity. And the poem reminds us to stay open to the healing influence of nature, which can transform our thoughts and make us see life with renewed hope. Oops, okay. Now we are moving on to another very impactful Robert Frost poem, which is Fire and Ice.
पहला क्वेश्चन हमारा ये, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? अब सिंबलिज्म बहुत यूज हो रहा है, डस्ट स्नो में भी हुआ, फायर एंड आइस में भी हो रहा है. तो फायर एंड आइस आर बोथ व्हाट? दे आर सिंबल्स. व्हाट डू दे स्टैंड फॉर? व्हाट इज द जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड? ये क्वेश्चन में आपको सिंबल वर्ड भी आ सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, या आपको इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि फायर एंड आइस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आपको ये बताना है कि फायर एंड आइस एज सिंबलिज्म यूज हुए हैं. हम लिटरली आग लग जाएगी या आइसेज आ जाएगी ये बात नहीं कर रहे हैं. फायर एंड आइस आर स्टैंड-इन्स फॉर डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस. तो यहाँ पर फायर सिंबलाइजेस इंटेंस इमोशंस. कौन से डिजायर, ग्रीड, पैशन. आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस. इंडिफरेंस क्या होता है? जब फर्क ही नहीं पड़ता आपको किसी चीज से. जनरल ओपिनियन क्या है कि वर्ल्ड इन दोनों में से किसी इमोशंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, and both emotions are powerful and capable of causing destruction and ending the world. End of the world को क्या बोलते हैं? जब दुनिया तबाह होके खत्म हो जाएगी उसको हम इंग्लिश में apocalypse बोलते हैं. Apocalypse, alright? So both of these things can bring about the apocalypse. What is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out contrasting ideas in the poem? Now ये बहुत ही interesting question है specifically fire and ice के लिए, क्योंकि इसमें rhyme scheme को बहुत intelligently use किया गया है. तो जो राइम स्कीम है उसमें आप पहले देखोगे कि जो पहला स्टैंजा है उसमें जो सारे वर्ड्स हैं फायर के साथ राइम हो रहे हैं. जो सेकंड स्टैंजा है उसमें आइस के साथ राइम हो रहे हैं, ताकि हम इन दोनों चीजों को एम्फसाइज कर सके, क्योंकि पहले स्टैंजा में फायर दुनिया को खत्म कर रही है और सेकंड स्टैंजा में आइस दुनिया को खत्म कर रही है. सो फायर, डिजायर, आइस, सफाइस, ये आप नोट करोगे व्हेन यू रीड द पोम. सो द राइम स्कीम आप मेंशन कर दो अगर आपके पास पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया गया है. तो एक्सट्रैक्ट नहीं दिया गया है तो याद करने की जरूरत नहीं है. मोस्टली ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही होगा, पर आप ये बोल सकते हो जो फायर वाला राइमिंग है, आइस वाला राइमिंग है, इस चीज को याद रखना क्योंकि ये डेलिबरेटली किया गया है पोएम में. ठीक है. सो राइम पैटर्न इरेगुलर है दोनों अपोजिंग फोर्सेस को दिखाने के लिए. फर्स्ट हाफ में ए वाले जो सारे वर्ड्स है ए, ये सारे क्या है? फायर के साथ राइम करने वाले. सेकेंड हाफ में जो बी वाले वर्ड्स हैं वो क्या है? आइस के साथ राइम करने वाले. दोनों की कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए ये डेलिबरेटली किया गया है. आंसर इंग्लिश में कैसे लिखना है ये आप पढ़ सकते हैं. चलिए अ टाइगर इन द जू की तरफ जाते हैं. ये सारे आंसर्स मैं आपको डिटेल में पढ़ के नहीं सुना रही हूँ बिकॉज यू नो हाउ टू यूज योर फोन्स और योर लैपटॉप. तो पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आपको जिस भी आंसर, जब आपको स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं. अदरवाइज एक पूरा सेशन में लूंगी जिसमें आपको स्पेसिफिकली ये बताऊंगी कि आंसर राइटिंग कैसी करनी है. उसके लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू द चैनल. ओके, नाउ लेट्स गो टू अ टाइगर इन द जू. How does the tiger feel locked in the concrete cell of the zoo? Why does he ignore the visitors? यहाँ पर आप देखोगे इस पोएम में हमने टाइगर को पर्सोनिफाई किया है. पोएट ने ये डेलिबरेटली किया है ताकि हम जो रीडर्स हैं हम पढ़ते हुए टाइगर के साथ ज्यादा एसोसिएट कर पाए, उसके लिए एम्पैथी फील कर सके. क्योंकि हम लोग एज ह्यूमंस हमारी टेंडेंसी है कि हमें ह्यूमन बींग्स के लिए, फेलो ह्यूमन बींग्स के लिए ज्यादा फील होता है. तो थोड़ा सा ह्यूमनाइज किया गया है टाइगर को ताकि हम उसके पेन को एक्चुअली में समझ सके. ऑलराइट, सो यहाँ पर टाइगर को कैसा फील हो रहा है ये हम लोग थ्रू द पोएम इन अ वेरी ह्यूमन वे समझ सकते हैं. टाइगर को एंग्री, हेल्पलेस, फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है while being locked in the small concrete cell of the zoo. He wants his freedom and his natural habitat. Confinement में he is feeling powerless. And ये बार बार through the quiet rage हमें पोएट बता रही है. इनफैक्ट द पोएट वेरी ब्यूटिफुली क्रिएट्स दैट इमेजरी कि एक टाइगर को होना कैसे चाहिए. ही टेरराइजेस द विलेज. उसका काम ये है कि उससे लोग खौफ खाएं, और यहाँ पर उसको ऐसे बंद किया हुआ है कि लोग आ रहे हैं उसके सामने, हंस रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको पॉइंट कर रहे हैं और वो कुछ कर नहीं सकता. He ignores the visitors because they cannot understand his pain or set him free. Their curiosity and indifference add to his suffering, so he turns away in silent anger and sadness. All right? Sorry. What does the poet mean by quiet rage? अब quiet rage पहली बात क्या है
It's an oxymoron. Why is it an oxymoron? Because rage is supposed to be loud. Rage is supposed to burst out of you. Rage का मतलब होता है intense anger. तो intense anger quiet कैसे हो सकता है? ठीक है, शांत तो हम पीस के साथ एसोसिएट करते हैं. शांति कब आती है? जब पीस आता है. तो क्वाइट रेज एक ऑक्सीमोरॉन है. इसका मतलब क्या है? इसको क्यों यूज किया गया है? सो क्वाइट रेज का मतलब है सप्रेस्ड एंगर, के गुस्सा बहुत है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि मजबूर है टाइगर, क्योंकि वो लॉक्ड है, वो कन्फाइंड है. जो पावर उसके पास होनी चाहिए उसके पास नहीं है. ठीक है. So it's the silent protest of the tiger. Although the tiger appears calm and quiet in the cage, deep inside he is filled with rage and frustration against his captivity. His silence reflects his controlled but powerful anger at being deprived of his freedom. Okay? Next, how to tell wild animals. Light-hearted poem है contrast में, because A Tiger in the Zoo काफी sad और intense poem है. ये काफी light-hearted है. So what is the famous saying associated with crocodiles and what does it mean? How to tell wild animals में mostly आपको extract based questions ही आएंगे, क्योंकि specific descriptions दी गई हैं सारे animals की. But आपको याद रखना है कि basic description सबकी क्या है. एशियाटिक लायन की क्या है, बंगाल टाइगर की क्या है, बेसिक डिस्क्रिप्शन अगर आप याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर्स लिखने में. अब जो क्रोकोडाइल मेंशन होता है स्पेसिफिकली, तो ये बोला जाता है कि हाइना और क्रोकोडाइल में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे. जो रोता हुआ मिलेगा वो क्रोकोडाइल है. अब इसका जो रेफरेंस है वो उस चीज से है कि एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है एसोसिएटेड विद क्रोकोडाइल्स, दैट जो वो झूठे मूठे आंसू निकालते हैं, और इसको हमने इंग्लिश में अडॉप्ट कर लिया है. तो जब कोई जान के रोता है, जेन्युइनली नहीं, जान के रोता है टू गेट आउट ऑफ समथिंग या सिंपैथी गेन करने के लिए या बचने के लिए किसी चीज से, तो हम कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स है. झूठी मूठी कोई रो रहा है तो उसको क्रोकोडाइल टीयर्स बोला जाता है. तो यही फेमस सेइंग एसोसिएटेड है. टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, इट मीन्स टू प्रिटेंड टू बी सैड और शो false sorrow. The phrase originates from the ancient belief that crocodiles cry while eating their prey, not out of sadness but as a natural reaction. ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसका historical context है. I don't know if this has been biologically proven or not. That you can Google or ask AI. So इस वजह से crocodiles का रोना insincere है, इसीलिए जब कोई झूठी मूठी का रोता है उसको हम to shed crocodile tears कहते हैं. इस चीज का रेफरेंस पोम में हुआ गया है, किया गया है. Okay, now, do you agree with the poet's way of describing all the wild animals mentioned in the poem? Why or why not? Write your views. अब ये जो poem है, it's supposed to be humorous, so it is not like a serious guide on how to tell wild animals. अगर ये guide serious होता तो उसमें बोला जाता कि don't interact with a lion or don't interact with a bear. वो आपको मार के खा जाएंगे. पर इसमें सब कुछ ह्यूमरसली किया गया है कि इफ इट किल्स यू देन यूल नो कि ये जानवर है या वो जानवर है. तो इसका इंटेंशन ये नहीं है कि आपको सीरियसली बताया जाए कि आपको वाइल्ड में एनिमल्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है. इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ प्ले ऑन डिफरेंट गाइड बुक्स. सो डू यू अग्री विद द पोएट्स वे ऑफ डिस्क्राइबिंग, given the intention of the poem कि the poem is not meant to be serious and it's not meant to be taken seriously, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ह्यूमरस पोएम लिखना चाहते हैं पोएट, तो उस पर्सपेक्टिव से it's a good description, it's a funny description, light-hearted है, right? So yes, I agree with the poets who are describing the wild animals. Carolyn Wells uses humor and vivid imagery to describe the animals, making it engaging and memorable. Each description helps create a clear mental picture of the animal's appearance and behavior, which is effective for both enjoyment and learning. However, अब इसका counter side, जब भी आपके पास do you agree और not agree टाइप का क्वेश्चन है, आप उसका counter argument भी दे सकते हो, यानी कि आप उसकी opposite बात भी बता सकते हो. Descriptions exaggerated है humor के लिए, which may not reflect the true nature of the animals. कि कोई mislead हो सकता है इस बात से, लेकिन पॉइंट इसका इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज देना नहीं है. पॉइंट इसका थोड़ा ह्यूमरस होना है. एंड आइदर वे जो डिस्क्रिप्शंस दी गई है सारे एनिमल्स की मोर और लेस एक्यूरेट है. तो एक बच्चे के स्पेशली समझने के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
और एक एडल्ट इसका जो ह्यूमर है वो अप्रिशिएट कर सकता है, ठीक है? All right, now we move on to the very deep and very philosophical, the ball poem. Now, what is the theme of the ball poem? Again, theme, central idea. तो ball poem का central idea is growing up and realizing कि loss is going to be a recurring part of life and it's just something that you have to constantly get over. ठीक है, तो ये एक lesson सीखता है बच्चा through losing his ball, और वो ball represent करती है अलग अलग चीजों को जो जिंदगी में हम खो सकते हैं. So the theme of the ball poem by John Berryman explores, the poem explores the theme of loss, growing up, and learning to accept reality. It reflects on how children must learn to cope with loss and how such experiences help them mature. The loss of the ball symbolizes the boy's first experience of losing something. ठीक है? Now, a ball is an easily available, inexpensive thing. Then why is the boy so sad to lose it? इसका रीजन ये है कि चाहे वो जो चीज है उसकी मॉनेटरी वैल्यू बहुत ज्यादा ना हो, उसकी इमोशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है उस लड़के के लिए. वो परहैप्स उसके लिए वो एक गिफ्ट हो सकता है, वो एक ऐसी चीज है जिससे वो डेली खेलता हो, उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं उस बॉल के साथ. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द थिंग, इट्स अबाउट व्हाट आई थिंक रिप्रेजेंट्स इन योर लाइफ. और उस वजह से वो बहुत सैड हो जाता है उसको खोकर. एंड अक्सर चीजों की इनहेरेंट वैल्यू उनके पैसे से ज्यादा हमारी एसोसिएशन के साथ होती है. दुनिया की सबसे महंगी से महंगी चीज लोग हैं जो बड़े बड़े मैंशंस में रहते हैं, बट उनको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उससे, बिकॉज वहां पे शायद उनका मन नहीं लगता या कुछ डिप्रेसिंग चीज हुई होगी उनके साथ वहां पर, राइट? सो इट्स अबाउट हाउ वी इंटरैक्ट विद द थिंग दैट गिव्स इट वैल्यू. सो ऑल्दो द बॉल इज इनएक्सपेंसिव, द बॉय सैड बिकॉज उसकी इमोशनल वैल्यू है. एंड जो मैंने बोला है बेसिकली उसको इंग्लिश में यहाँ पर एलाबोरेट कर दिया गया, सो यू कैन टेक अ लुक एट दिस. नेक्स्ट, व्हाई डिड द पोएट नॉट कंसोल द बॉय? पोएट ने बॉय को इसलिए कंसोल नहीं किया. दो रीजंस है. पहली बात तो पोएट एक ऑब्जर्वर है, ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड, हमें नहीं पता उसका कोई रिलेशनशिप है उस लड़के के साथ या नहीं. सेकेंडली, द पॉइंट इज कि कोई आपको कंसोल कर नहीं सकता. ये ऐसी चीजें हैं जो आपको सीखनी ही पड़ेंगी. किसी ने आके दिलासा दे भी दिया तो उसका ज्यादा कुछ महत्व नहीं होगा, क्योंकि ये आपको भुगत के सैड फील करके ही सीखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इस चीज से डील करने का. तो यही लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट लेसन लर्न करना था. आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो दैट द पोएट वाज एन ऑब्जर्वर हियर, ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन विद द बॉय. All right, next we have Amanda. चिक 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 करता रहता है कोई अमांडा के साथ. It's a guardian, some adult in her life. We don't know मम्मी है, पापा है, कौन है, कोई तो है, परेशान करता रहता है. What could Amanda do if she were a mermaid or Rapunzel? तो ये दोनों चीजें वो मेंशन करती है जब अमांडा अपने ख्यालों में खोती है. तो वो चाहती है कि काश मैं ये होती, काश मैं वो होती. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दो चीजें उसमें से काफी नेगेटिव है. नोबडी, रेपंजल वाज ट्रैप्ड इन अ टावर, तो वो तो वहां कैद थी. पर अमांडा चाहती है वो रेपंजल की तरह कैद हो जाए, क्योंकि एटलीस्ट वो शांति में तो रह पाएगी. ऑर्फन होना कोई नहीं चाहता, नोबडी वांट्स टू लूज देयर पेरेंट्स. पर अमांडा इतनी परेशान है, वो सोचते है काश मैं ऑर्फन ही होती यार, कोई एटलीस्ट मेरे को कॉन्स्टेंटली सुना नहीं रहा होता, मेरा दिमाग नहीं खराब कर रहा होता. सो दो चीजें जो अमांडा सोचती है वो तो इनफैक्ट हम लोग यूजुअली चाहते हैं कि ना हो हमारे साथ, पर वो बेचारी इतनी परेशान हो चुकी है कि वो विश कर रही है इन सब चीजों के लिए. सो व्हेन शी वांट्स टू, इफ शी वर अ मरमेड, शी वुड जस्ट चिल इन द लैंग्विड एमरल्ड सी, कामली अपना सी में फ्लोट कर रही होती, कोई उसको कुछ रोकता टोकता नहीं. रेपंजल होती तो वो स्पेसिफिकली कहती है कि जैसे रेपंजल ने अपने बाल नीचे डाले थे प्रिंस के ऊपर आने के लिए, वो अपने बाल कभी भी किसी के लिए नीचे नहीं डालेगी, क्योंकि वो अकेले सुख शांति से जीना चाहती है. सो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर. ऑलराइट, moving on, we come to the trees. Now the trees is often misinterpreted, and आपको बहुत सारी गाइड बुक के क्वेश्चंस में भी इस पोएम का मिस इंटरप्रिटेशन मिलेगा, जिसमें इसको डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट कुछ बोला हुआ है. ये गलत है. Adrienne Rich was a vocal feminist and most of her writing was
बेस्ड ऑन फेमिनिस्ट थीम्स, और ट्रीज भी उसी का एक पार्ट है. इट्स वन ऑफ हर फेमिनिस्ट पोएम्स. सो वेयर आर द ट्रीज एट प्रेजेंट, व्हाट डू देयर रूट्स एंड लीव्स डू? आपको हमेशा इस पोएम को उस लेंस से ही एनालाइज करना है कि जो ट्रीज हैं, जो अंदर बंद है, वो औरतें हैं, वो औरतों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं कि कैसे उनको पेट्रियार्की ने बंद करके रखा हुआ है. तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे, at present the trees are inside the house but they are trying to break free. Their roots are working to disengage from the cracks in the floor and their leaves are straining towards the glass to reach the sunlight and fresh air. अब इसमें the poet uses this imagery to show their desire लिखा है, बट आप इसमें इस आंसर को एक्सपैंड करने के लिए ऐड कर सकते हो कि द ट्रीज symbolize women and their struggle for freedom and equality. और फिर आप लिख सकते हो कि ये imagery shows their desire, यानी कि women's desire for freedom and space. All right? Next we have change never comes easily. Justify the quote in the context of the poem. The trees. अब पूरी poem में कितना vividly describe किया हुआ है कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है trees को, और ये सब कुछ करने के बाद भी जो पोएट है वो कह रही है कि मैं देख रही हूँ सब कुछ, एंड माय माइंड इज स्टिल फुल ऑफ क्वेश्चंस. अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि जो होने वाला है वो अच्छा होने वाला है, सही होने वाला है. तो जो चेंज है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है. हम लोगों के लिए बहुत आसान होता है कि चीजें जैसी चलती आ रही है वैसी चलने दो, क्या जा रहा है. चेंज लेके आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पूरी सोसाइटी के फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ता है, जो कि आसान नहीं है. ट्रीज को भी यहाँ पर उनकी जड़ें घर के अंदर इतनी मजबूत हो गई हैं कि वो अपनी जड़ें निकाल रहे हैं तो पूरा फ्लोर ही क्रैक हो जा रहा है. ऊपर जो सीलिंग है उसको तोड़ना पड़ रहा है, कांच टूट रहा है, ना जाने क्या क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हो रही है. लेकिन ये चेंज अब उन्होंने ठान लिया है तो होकर रहेगा. सो नाउ हियर चेंज को स्ट्रगल की तरह ही दिखाया गया है, क्योंकि ट्रीज अननेचुरली इंडोर्स प्रेजेंट है. दे वांट टू गो बैक टू वेयर दे नेचुरली बिलोंग, व्हिच इज द फॉरेस्ट. नाउ एस्केप इजी नहीं है. क्रैक्स, लीन टुवर्ड्स द ग्लास, फोर्स देयर वे आउट. सो चेंज रिक्वायर्स एफर्ट, रेजिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन, जो कि कुछ भी आसान नहीं है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है करने के लिए. ऑलराइट, ओके. Fog, very small, very cute. Do you think the poet has lent grace to the fog? How can you say so? क्या fog को lent grace मतलब has fog been showcased gracefully? The answer is yes. पहली बात तो cat से compare किया है fog को, and cat is known to be a very graceful animal. Secondly, fog एक ऐसा natural phenomenon है जिसको हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, but still it creates such mystery, such beauty around us. एंड उसी मोमेंट को एक स्नैपशॉट की तरह पोएट ने कैप्चर किया है कि कितनी खूबसूरत चीज है, इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा हमें देखकर. सो यस, द पोएट हैज लेंट ग्रेस टू द फॉग बाय पर्सोनिफाइंग इट एज अ कैट. और कैसे कैसे किया है, गिव्स सॉफ्ट, ग्रेसफुल, मिस्टीरियस क्वालिटी. इसको एलिगेंट एंड ऑलमोस्ट मैजिकल बना दिया गया है. सी, सो यू नीड टू नो दीज एडजेक्टिव्स in order to write good answers. And जब हम detail में answer writing करेंगे, I will tell you the kind of adjectives you need to have in your vocabulary bank to be able to write good answers. All right? Okay, moving on. What does on little cat feet mean in the poem? Metaphor है ये, ठीक है? So it says कि fog, cat कैसे आती है, बिल्कुल sure नहीं करती है. Cat जिस तरीके से अपने paws रखती है, जिस तरीके से आती है जाती है, you won't even realize unless it wants you to know. तो fog भी ऐसे ही आता है कि जो आ जाता है, धुंध आसपास हो जाती है, तब रियलाइज होता है कि अरे धुंध हो गई, होते हुए नहीं नजर आती कभी भी. So quietly and unnoticed, just like a cat walking silently. And that's what's written over here. You can read the answer. Next, the Tale of Custer the Dragon, the longest poem, a ballad. And you should know that it's a ballad. So again, theme, central idea. टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन में काफी चीजें एक्सप्लोर हुई है. एक तो अंडरडॉग की स्टोरी है कि जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं वो ही एंड में हीरो निकलता है. दूसरी चीज ये है कि
कैसे एक्सपेक्टेशंस को रिवर्स किया है। जो एक खूंखार जानवर मतलब क्रीचर है, मिथिकल क्रीचर है, लेकिन जिसको हम एसोसिएट करते हैं विद बीइंग लाइक अ डेडली क्रीचर, वो डरपोक है। बाकी सारे चूहे कुत्ते अपने आप को बहुत समझ रहे हैं कि हमसे ज्यादा पावरफुल कोई हो नहीं सकता। ये भी किया गया है एंड जस्ट लाइक अ हीरोज जर्नी टाइप का स्टोरी है। एक और चीज एक्सप्लोर की है कि जो ज्यादा बोलता है उसमें दम नहीं होता है, और जो कम बोलता है, जो थोड़ा हम्बल रहता है, अक्सर उसमें ज्यादा दम होता है। तो यही सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है। एक तो अपीयरेंसेस कि जो लगता है वो होता नहीं है, जो होता है वो लगता नहीं है, एंड व्हाट ट्रू ब्रेवरी इज। ट्रू ब्रेवरी इज नॉट अबाउट बड़े बड़े वो दावे कर देना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ट्रू ब्रेवरी इज एक्चुअली being able to do something in the moment when something is required from you। ठीक है, यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप पढ़ सकते हैं। इस आंसर को आप छोटा भी कर सकते हैं और एक्सपैंड भी कर सकते हैं एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड। Is this poem a ballad? How? And this is something you need to know about this poem, बहुत important है। एक ballad एक basically लंबी पोम के फॉर्म में कहानी बताई गई होती है। मोस्टली एक बहुत ही एपिक कहानी होती है जो एक कैरेक्टर को फॉलो करती है, और ये क्वार्टरेन्स में बताई है, तो 4-4 लाइन वाले स्टैंजाज में बताई जाती है। ट्रेडिशनली एक बैलेड ये है। कास्टर द ड्रैगन एक ट्रेडिशनल बैलेड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको थोड़ा ह्यूमरस, थोड़ा फनी बनाया गया है, पर लिखी गई ये बैलेड के फॉर्म में ही है। ऑलराइट, so that's what's explained over here. You can take a look at this answer, pause, take a screenshot, whatever you wish. Next, last poem for Anne Gregory. Okay, now again very famous poem, and it's about outer beauty versus inner beauty, and whether or not man is capable of such deep love. Why do you think the poet mentions the old religious man and the text that proves only God can love Anne for herself alone? इसीलिए करते हैं यही क्वेश्चन करने के लिए कि क्या इंसान में वो क्षमता भी है, वो कैपेबिलिटी भी है टू बी एबल टू लव लाइक गॉड। सो इसीलिए वो रिलीजियस मैन को मेंशन किया जाता है। ऑलराइट, एंड इस आइडिया को एम्फसाइज किया जाता है कि जो सच्चा प्यार है वो स्पिरिचुअल है, फिजिकल अपीयरेंस पे बेस्ड नहीं है। मोस्ट प्यार जो हम दुनिया में देखते हैं, जिसको आइडियल माना गया है, चाहे वो हमारी बुक्स के थ्रू हो, मूवीज के थ्रू हो, वो सब कुछ फिजिकल अपीयरेंस पे बेस्ड है। इनफैक्ट जब हम बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट में आपको किसी इंसान के बारे में क्या ही पता होता है, फिजिकलिटी ही तो देख रहे हो उसकी। तो ये पोएम ये एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा है कि वो भाई प्यार नहीं है, वो बायोलॉजिकल है, वो हॉर्मोन्स है। प्यार जो होता है वो स्पिरिचुअल होता है, और जब गॉड लाइक प्यार आप कर पाओ तब उसको आप असली प्यार बोल सकते हो। ये आप आंसर पढ़ लें। नेक्स्ट, what does the poet mean by thrown into despair by those great honey colored ramparts at your ear? So ये जो लाइन है thrown into despair मतलब कितने आशिक घायल हो गए, जिसको हम अपनी हिंदी उर्दू शायरी में बोलते हैं। तो कितने आशिक घायल हो गए तुम्हारे हनी कलर्ड, हनी का कलर क्या होता है, हल्का ब्राउन, सो ब्लॉन्ड ब्राउन के बीच में उसके हनी कलर्ड बाल है, उसको देखकर। रैम्पार्ट्स एट योर ईयर ना, रैम्पार्ट्स क्या होती है? रैम्पार्ट्स आर लाइक अ ये दीवार जो एक फोर्ट के अराउंड बनी हुई होती है। तो वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो बाल आपके कान के साइड में आ रहे हैं, दे लुक लाइक रैम्पार्ट्स। ठीक है, तो मेटाफर है ये। हनी कलर रैम्पार्ट्स मतलब जो बाल ऐसे कान के पीछे गिर रहे हैं वो। तो इनको देख के ना जाने कितने आशिक घायल हो गए, यही बोलने की कोशिश की जा रही है। सो दैट्स व्हाट्स रिटन हियर। People fall in love with Anne because of her external beauty. उसकी बाहरी सुंदरता से प्यार होता है। Excuse me. उसके हनी कलर्ड बाल से प्यार हो रहा है, तभी एन बाद में जाकर बोलती है कि इसका क्या है, इसका कलर मैं कभी भी चेंज कर सकती हूँ, और जो चीज बदल सकती है उससे क्या करोगे प्यार करके। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इज रिटन ओवर हियर इन दिस आंसर। एक और चीज यहाँ पर मेंशन्ड है, रैम्पार्ट्स, जैसे कि मैंने बोला कि प्रोटेक्टिव वॉल्स जो होती हैं उसका नाम होता है। तो यहाँ पर ये भी है कि जो आउटर ब्यूटी है एन की,
वो एक बैरियर की तरह है, प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम सीइंग हर इनर सेल्फ। सो एक तो रैम्पार्ट्स को बोला गया है कि जो बाल आपके कान के अराउंड गिर रहे हैं वो रैम्पार्ट्स की तरह लग रहे हैं, पर इसका एक और डीपर मीनिंग ये भी हो सकता है कि ये तो बाहरी है। रैम्पार्ट्स मतलब आउटर, आप अंदर तक तो आए नहीं हो, फोर्ट के अंदर तो आप आए नहीं हो, आप अभी तक रैम्पार्ट्स में ही फंसे हुए हो। ऑलराइट, सो दैट्स the answer, and that brings us to the end of your MIQs for the poetry section. I will see you again with your MIQs for literature and then grammar. So stay tuned, make sure कि आप subscribe कर रहे हो ताकि आप ये videos ना miss कर दो, and if you found them helpful, don't forget to share with your friends. I will see you soon. Take care. Bye bye.